पर है करेंगे एक स्वस्थ वयस्क मानव में रक्त की कितनी मात्रा पाई जाती है। अगर एक कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो लगभग लगभग अगर 5 से 6 लीटर उसके अंदर ब्लड है, रक्त है, तो वो एक वयस्क स्वस्थ वयस्क मानव माना जाएगा। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कहा जा रहा है कि व्यक्ति जैसे जैसे वृद्ध हो जाता है तो उसका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या बढ़ जाता है, घट जाता है, उतना ही रहता है, परिवर्तित। तो आपने सुना होगा कोई अगर वृद्ध व्यक्ति है तो ज्यादातर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, यानी कि बढ़ जाता है रक्तचाप। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए साथियों, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है वृद्ध की अगर बात करें, लेकिन जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 मिमी व 80 मिमी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे साथियों, 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका आंसर है मैं कहूंगा उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मानव शरीर में स्थित जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में स्थित जो जांग की हड्डी होती है इसको साथियों फीमर नाम से जाना जाता है। फीवर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहे कि छाया में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। जो पौधे छाया में उगते हैं उनको पता क्या कहा जाता है साथियों, साइकोफाइट्स पौधे कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइकोफाइट्स पौधे किसे कहा जाता है, तो जो पौधे छाया में उगाए जाते हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है, किस भाग में होता है, तो इसका जो निर्माण है वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि अस्थि एवं दांत का निर्माण के लिए किन की आवश्यकता होती है। क्या सोडियम पोटेशियम की आवश्यकता होती है, नहीं। लौह कैल्शियम की, है ना, कैल्शियम की तो होती है लेकिन लौह की नहीं होती है, कैल्शियम की होती है लेकिन सोडियम की नहीं होती है। कैल्शियम फास्फोरस बिल्कुल सही साथियों, आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, क्या घास से उत्पादित होती है, शैवालों से उत्पादित होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब शैवालों से ही उत्पादित होती है। यानी कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन की जो उत्पादित होती है वो शैवालों से उत्पादित होती है। कहा जा रहा है कि पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो जिनका आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। कहा जा रहा है कि कोशिका के किस अंग को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। भाई साहब बहुत, कोशिका के किस अंग को, मैं कहूंगा गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, गोल्जी काय को। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मैं कहूंगा मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही सा, तो मिट्टी के अध्ययन को ही पेडोलॉजी कहा जाता है। कह रहे कि माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं में से मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो माचिस बनाने में तो साथियों फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। तो यहां पर आपका जवाब डॉक्टर एस.वी. देसाई हो जाएगा, क्योंकि एस.वी. देसाई ने ही साथियों गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो देखिए डीजल से क्या पर्यावरण प्रदूषण होता है, मैं कहूंगा होता है। केरोसिन से होता है, कहीं ना कहीं होता है। कोयले से भी होता है। हाइड्रोजन से सबसे कम होता है, सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो है इनमें से हाइड्रोजन से ही होता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके अंगूर में प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो भाई साहब अंगूर में तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। प्रकृति की सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो इनमें से तांबा है, लिथियम है, जस्ता है, लोहा है। मैं कहूंगा जो लिथियम होती है ना साथियों, ये सबसे हल्की धातु कहलाई जाती है। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन कहा जा रहा है साथियों विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु इसमें से कौन सी है, मुझे आप लोग बता दीजिए। देखिए साथियों आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर चांदी की, तो ये विद्युत की सर्वोत्तम चालक है, यानी कि सर्वोत्तम चालक है, चालक धातु है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था। यानी कि क्या रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने, या सेफ्टी लैम्प का, पेनिसिलिन का, मैं कहूंगा रिवॉल्वर का आविष्कार किया था किसने, सैमुअल कोल्ट ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है। उसके बाद देखिए आपके एग्जाम में जो आने वाला सवाल है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। कह रहे कि हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था ऑरविल राइट और बिल्वर राइट के द्वारा। क्या, और ऑरविल राइट के द्वारा और बिल्वर राइट के द्वारा, इन दोनों ने ही मिलकर हवाई जहाज का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए पटाखे जलने से थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि पटाखे जलने के थोड़ी देर बाद, पटाखा जल जाता है उसके बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है ना, तो ये क्या है। तो ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति नहीं साथियों। प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, बिल्कुल प्रकाश जो है ना ये ध्वनि से तेज यात्रा करता है, तभी पटाखा जलने पर हमें पटाखे के बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है और उसका प्रकाश हमें पहले दिखाई दे जाता है। तो इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, चलिए साथियों
कहा जा रहा है कि न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो कौन सा आपका जवाब होगा? गति का जो दूसरा नियम है ना साथियों, यही बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहने कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? इनमें से मैं कहूंगा ल्यूमेन की अगर बात करें तो यही ल्यूमेन ही ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक कहलाया जाता है। अगला देखिए, डॉप्सन इकाई इनमें से क्या मापा जाता है? यानी कि डॉप्सन इकाई के द्वारा तो साथियों ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ये आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? मुझे बता दीजिए कौन सी इनमें से एक सदिश राशि है फटाफट साथियों। आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक ये कहां पर संपन्न हुई है? तो साथियों कोच्चि में हुई है ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक। अगला देखिए, किसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में ही अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, डीआरडीओ। सबसे पहले डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप लोग साथियों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है वो परीक्षण कहां पर किया है? मैं कहूंगा ओडिशा में किया है। तो ओडिशा आपके सवाल का जवाब हो जाता है। किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो इस नाम की चिकित्सा योजना की अगर बात करते हैं ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग को याद रखना चाहिए। अगला देखिए, कह रहे कि कौन 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बना है? तो आपका जवाब साथियों यहां पर हो जाएगा कामराजार पोर्ट। कौन सा बंदरगाह साथियों? कामराजार पोर्ट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह जो बना है वो कामराजार पोर्ट बन चुका है। यानी कि जारी टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अगर हम बात करते हैं हैप्पी सिटी की तो लंदन साथियों पहले नंबर पर यहां पर रहा है। हैप्पी सिटी के रूप में लंदन उभर कर आया है। अगला देखिए, भारत और किस देश के बीच यूरेनियम डील हुई है? तो आपको मालूम होना चाहिए अभी हाल फिलहाल की ही बात है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच यूरेनियम डील हुई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसरो की भी एक बार फुल फॉर्म आप लोग यहां पर मुझे बता देंगे साथियों। इसरो ने कहा गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों, इसरो ने मध्य प्रदेश में गगनयान पैराशूट एयर ड्रॉप का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसके बाद देखिए साथियों, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहां शुरू किया गया है? तो मिशन कायाकल्प की अगर बात करते हैं साथियों तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। मिशन कायाकल्प ये सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया जा रहा है, मॉडर्न बनाया जा रहा है, इसलिए मिशन कायाकल्प दिल्ली में शुरू किया गया है। किसे हैदराबाद में स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सुजीत पांडे और सुजीत पांडे को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है? तो आपका जवाब जो होना चाहिए वो पंजाब होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही पंजाब राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है पंजाब ने। अगला सवाल देखिए, जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो किस देश को निर्यात की गई है? मैं कहूंगा संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की गई है। बात आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ये बहुत शानदार सवाल हैं, आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। यानी कि किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग दिया गया है? तो आपका जवाब जो जाएगा वो उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग दिया गया। आंसर आपका भी होगा। यानी कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है साथियों? नई दिल्ली में हुआ है। यानी कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। अगला देखिए साथियों, वैभव सूर्यवंशी ने कितने वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है? तो कितने वर्ष की उम्र में? मैं कहूंगा साथियों 15 साल 99 दिन, है ना, 15 साल 99 दिन, इतने वर्ष की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है। किसने? वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, 2026 से 2036 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो मैं कह सकता हूं साथियों आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। ओडिशा आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि 2026 से 36 के लिए ओडिशा राज्य सरकार ने डीप फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है। अगला सवाल देखिए, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मैं कहूंगा इसमें तो स्वीडन शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में साथियों स्वीडन शीर्ष पर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़
को विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से आकलित पेड़ के रूप में पुष्ट किया गया? अच्छे से पढ़ लीजिए इसको एक बार और। मैं कहूंगा बिहार राज्य में स्थित जो बरगद का पेड़ है इसको विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से आकलित पेड़ के रूप में पुष्ट किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कह रहे कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? तो दुर्गा स्क्वाड पता किसने शुरू किया है? मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है साथियों दुर्गा स्क्वाड। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि PEARL को 24153 लिखा जाता है, EARTH को 41590 लिखा जाता है, PILE को 2634 लिखा जा सकता है। तो HEAR को क्या लिखा जा सकता है? क्या पूछा जा रहा है? HEAR को क्या लिखा जाए? देखिए कभी भी अगर ऐसा हो कोई वर्ड लिखा हो और कुछ नंबर्स लिखे हो, इनको ये लिखा जा सकता है, इनको ये लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसका मतलब है H का कोड यहाँ पर कहीं होगा। H कहाँ पर है? देखिए जरा, H आपका यहाँ पर है, यानी कि H का कोड क्या है? 0 है, तो H की जगह पर 0 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में भी 0 है। उसके बाद अगर बात करते हैं E की, E कहाँ पर है? E यहाँ पर है, यानी कि E का कोड 4 हो जाएगा, तो देखिए 4 यहाँ पर आ जाएगा। E की अगर बात करते हैं, A का कोड क्या है? A का कोड सातों 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और आर के कोड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 5 है, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 0 4 1 5 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। क्या है कि एक्स और वाई जेड की संतानें हैं, ठीक है। तो जेड माता होगी या पिता होगी, यानी कि जेड की 2 संतानें हैं। कौन है? एक तो एक्स है और एक कौन है? एक साथियों वाई है। यानी कि यदि जेड यानी कि ये एक्स का पिता है, अच्छा एक्स का पिता यानी कि ये माता नहीं है पिता है, तो पिता के लिए हम प्लस लगा देते हैं पहचान के लिए। अगर माता होती तो क्या लगा देते? माइनस लगा देते, ठीक है। जेड एक्स का पिता है, लेकिन वाई यानी कि ये वाई जेड का पुत्र नहीं है। जेड का पुत्र नहीं है तो जाहिर सी बात है पुत्री होगी, पुत्री है तो माइनस लगाते, यानी कि स्त्री के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस लगाते। तो कह रहे कि वाई और जेड कैसे संबंधित हैं? इन दोनों के बीच की क्या संबंध है साथियों? पुत्री और पिता का ही तो संबंध है, तो पुत्री और पिता का संबंध है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि महिपाल और सतपाल 2 भाई हैं, सुनीता महिपाल की भाभी है। इसमें भी आपको वही करना है क्या? जैसे जैसे सवाल में कहा जाए वैसे वैसे सातु करते जाइए, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है महिपाल और सतपाल भाई भाई है, ठीक है भैया। तो ये हो गए क्या? महिपाल हो गए, महिपाल और सतपाल ये दोनों आपस में कौन है? सतपाल, ये दोनों आपस में साथियों भाई भाई हैं। कहने के सुनीता महिपाल की भाभी। अब यहाँ पर एक बात देखिए, सुनीता जो है ना, सुनीता ये महिपाल की इनकी भाभी है। अरे भाई महिपाल की भाभी कौन होंगी? जो महिपाल के भाई होंगे, महिपाल के इनकी पत्नी जो होंगी वही तो साथियों महिपाल की भाभी होगी, है ना। चलिए, यानी कि सतपाल की पत्नी का नाम सुनीता है जो कि महिपाल की भाभी हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि रघुवीर सुनीता के पिता, यानी कि सुनीता के पिता कौन है? सुनीता के पिता यहाँ पर रघुवीर बताए गए हैं, ठीक है। रघुवीर हो गया सुनीता के पिता। उसके बाद कह रहे हैं कि सुनीता विनय की इकलौती बहन है, यानी कि रघुवीर के 2 बच्चे, एक तो सुनीता है और एक कौन है? एक विनय है। क्यों विनय है? क्योंकि यहाँ पर एक बात बताई गई है कि सुनीता विनय की इकलौती बहन है, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। सुनीता बहन है और विनय उनके भाई हैं। उसके बाद कह रहे कि लकी सुनीता का इकलौता पुत्र है, यानी कि सुनीता का और सतपाल का बेटे का नाम क्या होगा सातु? लकी होगा, ठीक है। कह रहे कि तो सतपाल का लकी से क्या संबंध है? सतपाल का लकी से क्या संबंध है? पिता और पुत्र का है, यानी कि लकी क्या कहेगा सतपाल को? तो पिताजी कहेगा। पिताजी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सारे के सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन साथ मैंने लिए हैं, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, जय हिंद का कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप लोग साथ क्लिक कर लीजिए। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक रोज अनिल पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। मान लीजिए अनिल अभी यहाँ कहीं है, पूर्व की ओर चला 30 मीटर, हमने 30 मीटर चला दिया, ठीक है। अब ये नहीं लिखें, क्यों नहीं लिखें? क्योंकि ऐसा हमसे आंसर नहीं पूछा गया है कि इसकी उसकी दूरी कितनी है, सिर्फ हमसे दिशा पूछी जा रही है और दिशा ही ऑप्शन में दी गई है। तो सबसे पहले पूर्व की तरफ 30 मीटर चलता है, उसके बाद वो बाईं मुड़ता है, यानी कि उल्टे हाथ पर मुड़ता है और 28 मीटर चलता है। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, 32 चल गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चल गया, 25 मीटर चल गया बाईं मुड़ के। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 31 मीटर चलता है, ठीक है, चला दिया। अंत में दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, 35 मीटर चला दिया। करके अब वो किस दिशा में जा रहे? तो आप बताइए वो किस दिशा में? भाई साहब वो तो दक्षिण दिशा में है ना, क्योंकि आपको दिशाएं पता है, ये पूर्व होती है, ये उत्तर होती है, ये पश्चिम होती है और ये सातों दक्षिण होती है। नीचे दक्षिण है ना, तो नीचे आ रहा है तो दक्षिण दिशा में जा रहा है, यानी कि दक्षिण आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, चलिए देखिए 6 फलकों वाले पासे पर क्रमशः ABCDEF अंकित हैं, ठीक है, अंकित है। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं। ये एक ही पासा है। जिस फलक पर ए है उसके विपरीत फलक पर अक्षर क्या हो? यानी कि जैसे कि यहाँ पर ए है सबसे ऊपर, तो यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा लेटर होगा, बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो F और B नहीं हो सकते, है ना। अब यहाँ पर एक चीज आप ये देखिए,
एफ बी यहाँ पर भी है और एफ बी यहाँ पर भी है, यानी कि ए का विपरीत जो होगा वो डी हो जाएगा। बस यही लॉजिक अगर आप समझ देंगे, क्योंकि इसी लॉजिक पर आधारित सवाल आपसे पूछा जाता है। ए का विपरीत पूछा जाएगा और दो सेम दे दिए जाएंगे। देखिए दो एफ बी यहाँ पर है, तो जो बचेगा वही विपरीत हो जाएगा। ये डी का विपरीत पूछता तो ए हो जाता, ए का विपरीत पूछा है तो डी हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये भी बहुत शानदार सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि 5 लड़कियां हैं, बीना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो एक वृत्ताकार हमने यहाँ पर बना लिया। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 और एक यहाँ पर साथियों क्या हो जाएंगी? 5। चलिए कह रहे कि बीना केतकी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, बीना एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी है, एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी? देखिए एक बार बीना यहाँ पर लिखा हुआ है और एक बार बीना यहाँ पर लिखा हुआ है। हम सबसे पहले उस नाम को ढूंढते हैं जो नाम 2 सिटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल में उस नाम को सबसे पहले ढूंढेंगे और जो 2 बार आया है। तो बीना 2 बार आया है मेरे हिसाब से, है ना? तो बीना है, ठीक है। ये केतकी के बाईं ओर बैठी हैं, कौन? बीना। तो केतकी को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। केतकी मान लीजिए यहाँ पर बैठेंगी, तो केतकी के बाईं ओर, क्योंकि सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तो केतकी के बाईं ओर कौन बैठेगी? बीना बैठेंगी। बीना यहाँ पर आ गई। अब आप इस लाइन को स्किप कर दीजिए, आप बीना पर आ जाए। यहाँ पर बीना और एलिसा के बीच में केवल केतकी बैठी, यानी कि बीना और एलिसा, क्योंकि यहीं पर ही बस आते हो एलिसा बैठेंगी, है ना? अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें, एक चीज देखिए, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीना और एलिसा के बीच में केतकी बैठी, केतकी यहाँ पर बैठी हैं, तो बीना और एलिसा यहाँ पर बैठेंगी, क्योंकि बीना और एलिसा के बीच में केतकी बैठी, ये बात कहा गया है। अब फिर से एक बार देख लीजिए, बीना केतकी के बाईं ओर बैठी है, ठीक है, लिख दिया। हेमा जोया के दाईं ओर बगल में बैठी है, यानी कि जोया के दाएं बैठी है हेमा। अब कहाँ पर बैठेंगी? यहीं पर ही तो बैठेंगी, है ना? जोया के दाईं ओर, तो जोया को यहाँ पर हमें बैठाना पड़ेगा, तभी तो साथियों जोया के दाईं ओर हेमा यहाँ पर बैठ पाएंगी। ठीक है, सारे लोग बैठ गए। एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में जोया बैठी है। जोया कहाँ पर लिखा हुआ है? जोया आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना? तो सी आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वें, यानी कि अगर बाएं से हम बात करते हैं तो राम की जो पोजीशन है वो 18वें नंबर पर है, और दाएं से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इनकी पोजीशन क्या हो जाती है साथियों? 23वें नंबर पर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के? मैं आपको कई बार ये सवाल करा चुका हूं। अगर ऐसा सवाल आए कि कोई व्यक्ति बाएं से इतने नंबर पर आ रहा है और वही व्यक्ति दाएं से काउंट करते हैं तो इतने नंबर पर आ रहा है, तो इन दोनों नंबर को जोड़कर एक उसमें से घटा दीजिए। दोनों नंबर को जोड़ दीजिए सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा? 11, और ये 4, इसमें से एक घटा दीजिए, 40 आ जाएगा, यानी कि उस पंक्ति में टोटल 40 व्यक्ति हैं। तो 40 अगर आपका भी जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि विजय कद में राजेश से लंबा है, राजेश राज से अधिक लंबा है, राम अधिक लंबा है विजय से, लेकिन ब्रजेश से छोटा है। तो सबसे लंबा आपको बताना है साथियों इसमें से कौन? देखिए सबसे पहले जो कहा जा रहा है वैसे करते जाइए। विजय जो है ना, ये राजेश से लंबा है, तो राजेश से लंबा कौन है साथियों? राजेश से लंबा विजय यहाँ पर बताया गया है, तो सिंपल सी बात है, राजेश से लंबा हमने विजय कर दिया, ऊपर लिखेंगे, यानी कि इसका मतलब विजय लंबा है। यानी कि राजेश जो है ना, ये राज से अधिक लंबा है। राज से अधिक लंबा कौन है? राज से अधिक लंबा है राजेश, तो राज के ऊपर राजेश है। राम अधिक लंबा है विजय से, विजय से अधिक लंबा कौन है साथियों? विजय से अधिक लंबा है राम, तो राम यहाँ पर आ गए विजय से, ठीक है। किंतु ब्रजेश से छोटा, यानी कि राम की अगर बात करते हैं तो राम ब्रजेश से छोटा है, तो ब्रजेश जो है ना ये सबसे ऊपर चले गए। तो पूछा जा रहा है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा देखिए ब्रजेश है, तो ब्रजेश आपके सवाल का जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है एक नंबर सीरीज का सवाल है। आपसे कह रहे हैं कि 97 है, 86 है, 101 है और 89 आ गया, और फिर उसके बाद 107 आ गया। तो अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है? ये बात आप लोग बता दीजिए। देखिए अगर हम 97 से 86 पर जाएं तो हमें घटाना पड़ेगा, फिर हमें बढ़ाना पड़ेगा, फिर हमें घटाना पड़ेगा, फिर हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक काम करिए, 97 से अगर 104 पर जाएं तो 4 बढ़ रहा है, और 97 से 101 पर जाएं तो 4 बढ़ रहा है, और 101 से 107 पर जाएं तो कितना बढ़ रहा है साथियों? 101 से 107 पर जाएं तो साथियों 6 यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आ जाएगा, और 86 से 89 हुआ है तो साथियों 3 बढ़ा है, और अब देखिए यहाँ पर 4 बढ़ा, 6 बढ़ा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 8 बढ़ेगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं। अब 2 का गैप है, देखिए 4 से 6 हुआ है, 6 से 8 हुआ है, तो 3 हुआ है, तो यहाँ पर 2 का गैप होगा, यानी कि 3 से अगला 5 आ जाएगा। तो 89 और 5 कितना होता है? मैं कहूँगा साथियों 94 होता है, तो 94 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा 2 नंबर हमें चाहिए, यहाँ पर 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखिए जरूरत तो पड़ेगी, तो फिर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 115 आ जाएगा, यानी कि 94 और 115 कहाँ पर है? 94 और 115 ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सवाल को आपसे पूछा जा रहा है
कि 216, 180, 8, 512, 448, 10, 1000, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, बस ये बात आपको बताना। देखिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 6 का क्यूब है, ये 216 जो है ना ये 6 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। लेकिन यहाँ पर नंबर कैसे निकाल पाएंगे, 180 कैसे आया है ना, ये 180 साथियों कैसे आए। एक काम करिए साथियों, देखिए अगर हम यहाँ से 216 में से 6 का स्क्वायर घटाते हैं 36, तो देखिए पता क्या आता है। देखिए 216 में से अगर 36 घटाते हैं 0 आ गया, और यहाँ पर साथियों 18, देखिए वही 180 आ गया। 512 में से 8 का क्यूब है, ये 8 का स्क्वायर इसमें से घटाना, यानी कि 512 में से 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 घटा दीजिए, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, अब ये 50 हो गए, ये 448 आ गया। देखिए वही 448 है, यानी कि अब हमें 1000 में से 10 का स्क्वायर यानी कि 100 घटाना है, तो कितना आ जाएगा साथियों, 900 आ जाएगा। 900 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इसके बाद वाला ये वाला सवाल साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जा रहा है कि कथन आपके सामने है, आपके सामने निष्कर्ष है, सभी पुस्तकें प्लास्टिक हैं। तो जितना कहा जा रहा है उतना करते जाइए साथियों। अगर पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं तो सभी पुस्तकें क्या हैं, ये सभी के सभी पुस्तकें साथियों प्लास्टिक हैं। ठीक है, सभी पुस्तकें यहाँ पर प्लास्टिक बन गई। कुछ प्लास्टिक कप है, तो इतने मान लेते हैं साथियों प्लास्टिक क्या हो जाएंगे, कप हो जाएंगे। इतने प्लास्टिक कप हैं, सभी कप गिलास हैं। ये सारे के सारे कप जो है ना साथियों, ये सारे के सारे कप क्या है, ये सारे के सारे कप साथियों जो है ना वो गिलास है। अब निष्कर्ष आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा यहाँ पर गलत है। 3 निष्कर्ष हैं। आपसे कहा जा रहा है कुछ प्लास्टिक पुस्तकें हैं, कुछ प्लास्टिक पुस्तकें हैं। भाई साहब कुछ प्लास्टिक पुस्तकें, बिल्कुल कुछ प्लास्टिक पुस्तकें, ये बात तो बिल्कुल सही है। सभी प्लास्टिक कप है, सभी प्लास्टिक कप नहीं है, कुछ प्लास्टिक कप है। देखिए इतने प्लास्टिक कप हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सभी प्लास्टिक का बता रहे हैं कप है ना, गलत है। कुछ कप गिलास है, कुछ कप गिलास है, बिल्कुल सर। तो इतने कप जो है ना ये गिलास है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से ऑप्शन में होगा, है ना, पहला सही दूसरा सही, पहला और तीसरा सही, ऐसे करके तो ये वाला आप लोग लगा देंगे, पहला और तीसरा सही है। खैर अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वेन आरेख में जो षटभुज है ये कप्तानों को दर्शाता है। षटभुज देखिए ये है 6 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जितने नंबर आ रहे हैं षटभुज में, ये किसको दर्शा रहा है, ये कप्तान साहब को दर्शा रहा है, कप्तानों को दर्शा रहा है। यानी कि त्रिभुज लड़कियों को दर्शा रहा है। त्रिभुज कहां पर है, त्रिभुज ये वाला है, ये ट्रायंगल। ट्रायंगल में जितने नंबर आ रहे हैं ये सब लड़कियां हैं, ऐसे हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं। कहेंगे आयत टॉपर्स को दर्शाता है, ये जो आयत है ये वाला, इसमें जितने नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे नंबर जो है ना वो टॉपर्स की श्रेणी में आते हैं। यानी कि वृत्त की अगर बात करती है, सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाता है। वृत्त में जितने नंबर हैं ये कौन है साथियों, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि दी गई श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि सवाल ये आपसे सामने लिखा, कितनी लड़कियों की बात की गई, यानी कि वो नंबर जो होगा वो ट्रायंगल में से होगा। कितनी लड़कियां, टॉपर और कप्तान भी है। टॉपर का कौन सा है, टॉपर वाला ये वाला है ना, टॉपर वाला ये वाला है। और कप्तान की अगर बात करते हैं, कप्तान वाला सातु ये वाला है ना। तो मैं कहूंगा सातु मुझे एक नंबर ऐसा मिल रहा है ना। अच्छा कितनी लड़कियां, तो मैं कह सकता हूं सातु देखिए एक तो आपका जो हो रहा है ना, अब देखिए एक ऐसा नंबर आपको चूज करना है। कप्तान वाले का भी मैं बना लेता हूं, एक सेकंड रुकिए, ये है ना ऐसे करके इतने। अब मुझे बताइए साथियों, अब मुझे यानी कि इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से साथियों देखिए एक तो 8 नंबर हो जाएगा ये वाला, और एक 5 नंबर हो जाएगा। ये दोनों नंबर की अगर बात करें तो ये लड़कियों के अंतर्गत आ रहे हैं, टॉपर्स के भी अंतर्गत आ रहे हैं और कप्तानों के अंतर्गत भी आ रहे हैं। यानी कि 8 और 5 ये 2 नंबर है, तो ये तो 13 बन जाएगा। यानी कि कितनी लड़कियां, मैं कहूंगा 13 लड़कियां टॉपर और कप्तान भी हैं। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी साथियों सवाल में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखवा लिया। यानी देखिए प्लस का मतलब भाग है, यानी कि जहां पर आपको प्लस देखने को मिले भाग रखना, भाग देखे तो प्लस रख देना। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 36 और 16 और 24 और 8 और 180। इसको कैलकुलेट करके बताना है साथियों क्या आ सकता है। देखिए ये प्लस है तो प्लस की जगह पर क्या लिखना है, भाग लिखना है, तो ये भाग आ जाएगा। भाग है, भाग की जगह पर प्लस लिखना है, प्लस आ जाएगा। माइनस की जगह पर गुणा है और गुणा की जगह पर माइनस है। इसको कैलकुलेट करके बताना है आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना, चलिए साथ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले भाग है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कट करेंगे तो नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और कट करेंगे साथों 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि 9/4 तो आपका यही आ गया। फिर प्लस आ जाएगा, इसकी गुणा कर देते हैं, क्या दिक्कत है साथों, इसकी गुणा कर देते हैं। 32 यहाँ पर हो जाएगा और 8 दूना 16 और ये आपका 192 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात साथों क्लियर है। ठीक है, ये क्या आ रहा है साथों, ये आपका जो आ रहा है
अच्छा ये सॉरी 32 है, मैंने यहाँ पर 36 लिख दिया। तो फिर तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 16 कम 16, 16 दूना 32 आपका आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 16 कम 16, 16 दूना 32, ये 32 है, यहाँ पर देखिए ये 32 लिखा हुआ है ना। चलिए तो ये 180 यहाँ पर हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 2 और 192 कितना हो जाएगा, 194 हो जाएगा। उसमें से 180 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 19 में से 18 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 14 पूरा पूरा यहाँ पर आ चुका है, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों देखिए हर एक टाइप का सवाल करवाऊँ, यानी कि जिस जिस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हर एक टाइप का सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को इन सारे के सारे सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग देखते जाइए। कथन आपके सामने है, धारणा आपके सामने है। आपसे कहा जा रहा है कि एक विज्ञापन में कहा गया है कि इस सौंदर्य क्रीम का प्रयोग करें और 1 सप्ताह में 2 गुना चमकदार निखार देखें, है ना। एक सौंदर्य क्रीम की बात चल रही है, आश्वासन वास्तविक नहीं है, क्या पता वास्तविक हो, पक्का पक्के तौर पर हम लोग ये नहीं कह सकते, है ना। लोग सुंदर होना पसंद करते हैं, तो लोग सुंदर होना पसंद करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लोग सुंदर होना पसंद करते हैं, इसलिए ही इस क्रीम की बात चल रही है और इसलिए ये चीज यहाँ पर लिखी, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, पहला वाला गलत है। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर जो आ चुके हैं मैथ्स के सवाल साथियों आ चुके हैं, क्योंकि मैथ्स के सवाल जो आपके आएंगे वो 25 सवाल आएंगे साथियों, रीजनिंग के 30 सवाल आएंगे रियल एग्जाम में, और मैथ के 25 सवाल आएंगे। तो साथियों जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आता है, ए बी का अनुपात है 5:8, यानी कि जहां पर ए है वो 5 होगा, जहां पर बी है वो 8 होगा। बी अनुपात सी का अनुपात है 11:13, तो अगर ए बराबर 1/10 है तो सी का मान क्या है। तो हम इनकी मदद से ए अनुपात बी और बी अनुपात सी की मदद से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये सबसे पहला काम है। अच्छा ये निकालेंगे कैसे, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कितना है 5:8 है, ठीक है। बी अनुपात सी कितना है साथियों 11:13 है। अब देखिए इनकी मदद से हम ये ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, एक बार आप लोग देखिए। 5 की गुणा 11 से, 11 की गुणा 8 से, 8 की गुणा 13 से, ठीक है ना। देखिए साथियों 5 की 11 से करेंगे तो 55 आ जाएगा, ए का मान निकलेगा 55। 11 की गुणा 8 से तो साथियों कितना निकलेगा 88 निकलेगा, ठीक है ना। और 13 की गुणा साथियों 8 से आप लोग करेंगे 104 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये तो हमें निकल आया साथियों कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी। अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कि ए का मान 110 है, यानी कि हमने निकाला है 55, ये कह रहे हैं 110, तो सिंपल सी बात है सिर्फ और सिर्फ 2 से ही तो गुणा कराई गई है, यानी कि 55 दूना 110 ही तो होता है। तो सी का मान पूछा गया है, इसकी भी गुणा हम 2 से करा देंगे तो कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा। तो 208 कहां पर है, 208 आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में है। अगर बी का मान आपसे पूछा जाता तो इसकी भी गुणा 2 से करा देते, आंसर आपका आ जाता, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में वृद्धि प्रतिशत साथियों क्या हो सकती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिर्फ हमें एक नंबर दे रखा है और पूरे सवाल को सॉल्व करना है। कभी भी अगर किसी भी चीज में, यहाँ पर तो खैर वर्ग के भुजा की बात की गई है कि इतना बढ़ाया गया है, किसी को भी कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए और बाद में पूछा जाए कि उसके इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो एक सूत्र आप लगा दीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100। इसमें आप x का मान भी 20% मानेंगे और y का मान भी 20% मानेंगे, तो 20 प्लस 20 हो जाएगा और प्लस आपका 20 गुणा 20 हो जाएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 हो गया, 2 दूना 4 आपका आ जाएगा और 20 और 20 40 आ जाएगा, यानी कि 40 और 4 तो यहाँ पर कुल मिला के 44 हो रहा है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके परिमाप में वृद्धि प्रतिशत जो होगी वो 44% की होगी, और यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर साथियों कहा जा रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R। अब देखिए इन तीनों का अनुपात हमें दे दिया गया कि P अनुपात Q अनुपात R का अनुपात है 5:3:6। P बटे Q, यानी कि इसको इस तरह से लिखा गया P बटे Q अनुपात Q बटे R अनुपात R बटे P, है ना। इसका अनुपात आपको बताना, तो सिंपल सी बात है साथियों हमें सबका पता है। P की अगर बात करें, P कितना है 5 है, तो ये आपका आ जाएगा 5 बटे Q कितना है 3 है, तो 5 बटे 3 आ जाएगा अनुपात Q बटे R। Q बटे R का अगर बात करें तो ये साथियों 3/6 आ जाएगा, ठीक है ना। और किसकी बात चल रही है, R बटे P। R बटे P की अगर बात करते हैं R बटे P तो 6/5 आ जाएगा, 6 बटे यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए अब साथियों आगे के स्टेप को हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर कभी भी आपको इस टाइप से अनुपात दे रखा हो तो जो नीचे नंबर आपको दे रखे हैं ना, इनका एलसीएम सबसे पहले निकाल लीजिए। यानी कि नीचे वाले नंबर कौन कौन से, 3 है, 6 है और 5 है, ये वाले नंबर, है ना। इनका अगर हम देखें तो 2 से कट करेंगे 3 नहीं कट होगा, 2 3 5 नहीं कट होगा। अब एक बार 3 आएगा साथियों और एक बार यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 2 3 6 6 5 30। अब 30 जो आएगा वो इन सब के गुणा में आएगा, ये देखिए 30 गुणा 30 गुणा 30 गुणा, तभी साथियों वो सही तरीके वाला अनुपात निकल पाएगा, इस टाइप वाला अनुपात निकल जाएगा। अब देखिए 30 है और ये 3 है, 3 से कट करेंगे 10 आ जाएगा, 10 पंजे कितना होता है 50 होता है, 6 पंजे 30, 5 आ गया तो 5 3 कितना होता है 15 होता है, ठीक है।
5 छंग 30, 6 छंग 36, तो 36 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए कि ये अनुपात लिखा हुआ है कहीं पर क्या, तो 50:15:36 ये ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है, यानी कि यही हमारे और आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए साथ उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि 5/2 है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑफ है और फिर 5/4 है। क्या है साथों, 5/4 है, एक सेकेंड, 5/4 हो गया, 5/4 हो गया, माइनस साथियों 2 है, उसके बाद ऑफ है और फिर 1/7 है, 1/7 हो गया और फिर भाग है और फिर साथियों 1/7 यहाँ पर। इसको आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है। देखिए अब सबसे पहले ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि कहीं पर अगर ऑफ लिखा होता है तो वो भाग से पहले सॉल्व होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑफ का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर अगर हम गुणा मान लेते हैं तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 5×5 बटा आपका 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर ये भाग लिखा हुआ है और है ना, अब देखिए इतना सॉल्व हो गया, ये भाग लिखा हुआ, इस भाग को हम गुणा में बदल सकते हैं, लेकिन ये 4 है तो 1/4 लिखना पड़ेगा, यानी कि उल्टा पलटी करना पड़ती है, तो ये 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 25/4 दूना 8, ये 8 आ गया, यहाँ तक सब कुछ कैलकुलेट हो गया, माइनस आ गया, अब 2 आ गया, इसका मतलब भी वही गुणा होता है, तो 2 की 1 से कराओगे 2/7 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए भाग है, हमने कहा आपसे भाग को हम गुणा में बदल सकते हैं, लेकिन उल्टा पलटी कराना होगी, जैसे कि 1/7 है ना, तो ये 7/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको कैलकुलेट करा लीजिए, गुणा है तो 2 7 14, देखिए 25/8 तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 7 14, 14 आ गया और ये 7 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25/8, 25/8 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। 25 की गुणा, अब गुणा करा दीजिए, 25 की गुणा 1 से, 25 एकम 25, 8 दूना 16 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 8 आ जाएगा, 25 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों, 9 आ जाएगा और बटे 8 आ जाएगा। तो 9/8 इसका अंतिम रूप से मान निकल रहा है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। समझ गए साथियों। चलिए तो कुछ सवाल, एक दो सवाल साथियों और बाकी है, उनको भी आप लोग देख लीजिए, दमदार सवाल साथियों अब आपके स्क्रीन पर से गुजरेंगे। एक दो सवाल और है, इनको देख लीजिए, उसके बाद क्लास का अंत हो जाएगा, है ना। चलिए खैर, आपसे कहा जा रहा है कि रवि, मनीष, नवीन अकेले किसी कार्य को 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन, यानी कि रवि अकेले किसी काम को 30 दिन में करता है, मनीष उसी काम को 15 दिन में करता है और नवीन अगर उसी काम को करता है अकेला तो 10 दिन लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यही चीजें हम लोग यहाँ पर साथों लिख लेते हैं कि रवि अगर अकेले कार्य करता है तो 30 दिन का समय लगता है, और कौन है, मनीष है। मनीष अगर उसी काम को करता है साथों तो कितना दिन, 15 दिन का समय लगता है, और नवीन अगर उसी काम को करने लग जाता है तो साथों 10 दिन का समय लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है वो एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद रवि यानी कि ये छोड़ देता है, काम को छोड़ देता चला जाता है, और 3 दिन बाद मनीष भी छोड़ देता है। 3 दिन तक कार्य करता रहता है मनीष भी, लेकिन मनीष भी छोड़ देता है। फिर अंत में नवीन बचा है, तो शेष कार्य यानी कि जो कार्य बचा है नवीन उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले एक नंबर हमें लेना होगा जो कि 30 से 15 से 10 से विभाजित हो जाए, तो वो नंबर 30 है। देखिए 30 एकम 30, 15 दूना 30 और 10 तिया 30। कहने का मतलब ये क्षमता आ गई है। ये क्या आ गई है, ये क्षमता हमने यहाँ पर निकाल ली है कि अगर रवि एक काम करता है जितने समय में, मनीष उसी समय में 2 काम कर लेता है, और नवीन उसी समय में 3 काम कर लेता है। टोटल काम कितना है, ये टोटल काम होता है साथों। अगर टोटल काम कितना है, टोटल काम अगर 30 है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा साथियों। अगर टोटल काम यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों कितना है, अगर टोटल काम यहाँ पर 30 है, तो देखिए अब क्या, वो एक साथ कार्य आरंभ करते हैं तीनों लोग, लेकिन कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन तक तो ये तीनों लोग काम करते रहते हैं। अब देखिए अगर तीनों लोग मिलकर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से काम करें तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, 1 + 2 + 3 6, यानी कि 6 काम एक दिन में तीनों लोग करेंगे। 2 दिन तक तो काम करते रहते हैं तीनों लोग, यानी कि 12 काम हो चुका है। अब देखिए साथियों 12 काम हो चुका है, तो अब काम बचा कितना है, मैं कहूंगा 30 काम टोटल है, 12 काम हो चुका है, 18 काम अब बाकी है, 18 काम अब यहाँ पर बाकी है ना। अभी 2 दिन तक तो किया, लेकिन 2 दिन बाद रवि छोड़ देता है, ये रवि अब काम नहीं करेगा, रवि काम नहीं कर, और 3 दिन बाद, अच्छा 3 दिन बाद जो है ये दोनों 3 दिन तक अब ये दोनों काम करते रहते हैं, तो 3 दिन तक तो 2 + 3 5 काम ये होता रहता है, 3 × 5 = 15, यानी कि 15 काम सातों ये हो गया। 18 काम बाकी था, 15 काम इन्होंने कर दिया। अब काम कितना बचा सातों, सिर्फ और सिर्फ 3 काम बाकी है ना, 3 काम बाकी है। कहा जा रहा है कि 3 दिन बाद मनीष भी छोड़कर चला गया था, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 3 बचा है। तो इस नवीन इस बचे हुए काम को यानी कि इस 3 काम को कितने दिन में करेगा। भाई साहब नवीन की क्षमता एक दिन में 3 की है, एक दिन में 3 काम करता है, और ये बाकी काम 3 है, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ 1 दिन ही तो लगेगा इस 3 काम को करने में। तो 1 दिन आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा और कितना शानदार सवाल था। क्या ऐसा सवाल नहीं आता, बिल्कुल साथ आपके एग्जाम में आता है ना, और आएगा ही। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। देखिए
आपसे कहा जा रहा है कि पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, यानी कि उसकी चाल कितनी दे रखी है साथियों, उसकी चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, और वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में, देखिए सवाल की लैंग्वेज कठिन हो सकती है लेकिन जो सॉल्यूशन बताऊंगा वो बहुत आराम से बताऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में, यानी कि 3 किलोमीटर चला फिर वो आराम करता है, फिर 3 किलोमीटर चला फिर वो आराम करता है, और आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है, यानी कि 3 किलोमीटर चला 5 मिनट आराम किया, फिर 3 किलोमीटर चला फिर 5 मिनट आराम किया, फिर 3 किलोमीटर चला फिर 5 मिनट आराम किया, यानी कि पीयूष द्वारा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, दूरी भी यहाँ पर दे रखी है, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी साथियों आपको 56 किलोमीटर की यहाँ पर दे रखी है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि आपसे यहाँ पर साथियों सिर्फ और सिर्फ समय पूछा जा रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करते हैं, दूरी आपकी 56 किलोमीटर है और हर 3 किलोमीटर के बाद वो रुकता है, तो 56 किलोमीटर की अगर दूरी है और हर 3 किलोमीटर पर वो रुक रहा है, तो देखिए जरा वो कितनी बार रुकेगा। 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 2 चला जाएगा, 3 अट्ठे आपका 24, तो लगभग वो साथियों 18 बार रुक रहा है, लगभग 18 बार से ज़्यादा 18 बार वो रुक रहा है। ठीक है, 18 बार रुक रहा है और वो हर बार 5 मिनट के लिए रुकता है। 18 बार वो रुका कुल मिला के 56 किलोमीटर की दूरी में, और 5 मिनट के लिए वो रुकता है हर बार, यानी कि 18 पंजे 90, यानी कि वो टोटल 90 मिनट आराम की उसने, टोटल इस दूरी में उसने 90 मिनट तो क्या कर ली, आराम कर ली। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए कितना समय लगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ से हम एक समय निकाल सकते हैं कि भैया दूरी अगर ये है और चाल अगर ये है, तो साथियों समय निकालना बहुत आसानी हो जाएगी। 8 है ना, कितना आ जाएगा, 8 सत्ते आपका 56 हो जाएगी, यानी कि समय जो निकला है वो 7 घंटे निकला है। 7 घंटे तो वो चला है, लेकिन वो 90 मिनट उसने आराम भी की है, 90 मिनट उसने आराम भी की है। तो मैं कहूँगा साथियों क्या ये तो 1.5 घंटा हो जाएगा, 90 मिनट 1.5 घंटा हो जाएगा, यानी कि 8 और 8.5 घंटे हम लोग कह सकते हैं, यानी कि 8 घंटे 30 मिनट यहाँ पर साथियों हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिला के उसको जो समय लगा है ना, टोटल 7 घंटे तो उसको इनकी मदद से हमने निकाल दी कि भैया जो है वो उसको समय लगा, लेकिन वो रुका भी तो है, आराम भी तो उसने की है, वो भी तो उसमें ऐड होगा। 90 मिनट साथियों वो उसने आराम की है, 5-5 मिनट हर 3 किलोमीटर के बाद रुक कर साथियों, तो कुल मिला के 8.5 घंटे उसको समय लगा। अगले नंबर का सवाल और आज की इस वीडियो का साथियों ये अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% क्या है साथियों, कम है। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं साथियों विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 100 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% कम है, विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य साथियों 70 होगा। यानी कि अगर किसी चीज को आपने 70 रुपए में खरीदा है और 100 रुपए में बेचा है, तो साफ साफ आपको 30 लाख का लाभ हुआ है, लेकिन इस लाभ को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है तो 70 यहाँ पर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 300/7 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप लोग, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 2 जाएगा ये 20 हो जाएगा, 7 दूना 14 आपका हो जाएगा, तो 42 करके कुछ आंसर आएगा, 42 करके आंसर आपका ऑप्शन। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।